तो ठीक है। सबसे पहले तो आप सिलेबस देख रहे हैं, सिलेबस में है क्या क्या चीजें। अच्छा, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का जो सिलेबस है वो बेसिकली बेस कर रहा है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग पे। क्यों? क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में आपने पढ़ा कि कॉस्ट अकाउंटिंग एक मैनेजमेंट टूल है जो कि असिस्ट करता है मैनेजमेंट को प्लानिंग करने में, कंट्रोलिंग करने में, इवैल्यूएशन में और आपके कॉस्ट कंट्रोलिंग में, ठीक है, और डिसीजन मेकिंग में। क्यों? क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग आपको बेसिस प्रोवाइड कर रही है कि डिफरेंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स हैं जिनसे आपको आप बजटिंग करते हैं, बजटिंग करके आप निकालते हैं कि फिजिबिलिटी क्या है। ये चीज़ आपको मदद देती है प्लानिंग करने में, ठीक है। कंट्रोलिंग में किस तरह मदद देती है? कंट्रोलिंग में इस तरह मदद देती है कि आप कॉस्ट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स यूज करके जब आप स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश करते हैं, कोई भी बंदा जब भी कोई बिजनेस करने जा रहा होता है वो पहले मार्केट सर्च करता है, ठीक है। मार्केट में इसकी कॉस्ट क्या है वो सर्च करता है, कॉस्टिंग करता है, डिफरेंट जगह से कोटेशन देता है, उस बेस पे एक बजट बनाता है, उस बजट की बेस पे प्लान करता है। प्लान करने के बाद वो अपने रिसोर्सेज देखता है कि मेरे पास क्या इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है, मेरी कैपेसिटी क्या है। उसकी बेस पे वो ये देखता है कि मैं किस तरह अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करूँ, किस किस एरिया में मैं अभी नहीं जाऊँ, किस एरिया में मैं जाऊँ, मार्केट में कब एंटर होना है, कब मार्केट से अपने आप को निकाल लेना है। ये प्लानिंग करने में और कंट्रोलिंग करने में मदद देती है कॉस्टिंग। इसी तरह यही इंडिकेटर्स आपके डिसीजन मेकिंग में भी मदद देते हैं। जब आप कॉस्ट कंपैरिजन कर रहे होते हैं, आप अपनी कैपेसिटी को देख रहे होते हैं, आप अपनी कॉस्ट को देख रहे होते हैं, कॉस्ट और कैपेसिटी को देखते हुए आप देखते हैं कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा वेरियस ऑल्टरनेटिव ऑप्शन होते हैं आपके पास कि आपको खुद प्रोड्यूस करनी चाहिए कोई चीज़ या मार्केट से लेके सेल करें आप। खुद प्रोड्यूस करने में क्या कॉस्ट लगेगी, मार्केट से लेने में वो कितने का मिल रहा है, इस चीज़ की डिसीजन मेकिंग, ठीक है। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, मार्केट डाउन होना शुरू हो गई बिजनेस की, अब आप ये सोचते हैं कि मैं दो तीन चीज़ें सेल कर रहा हूँ, अगर एक प्रोडक्ट मुझे लॉस दे रही है तो उसकी वजह से अगर मेरी कोई दूसरी प्रोडक्ट की मार्केट बढ़ रही है तो मैं उस प्रोडक्ट को सेल करता हूँ लॉस में या मैं उसको कम कर दूँ। तो मैं इस चीज़ का कंपेरिजन करूँगा कि वो कितनी मार्केट ला के दे रही है दूसरी प्रोडक्ट की, कितनी डिमांड उसकी वजह से दूसरी प्रोडक्ट की क्रिएट हो रही है। अगर उसकी वजह से मेरी दूसरी प्रोडक्ट की सेल अच्छी हो रही है तो मैं वो लॉस बर्दाश्त करता रहूँगा, अनलेस कि वो सेल जो है वो मुझे प्रॉफिट दे रही है, ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट दे रही है। मुझे एक प्रोडक्ट में लॉस हो रहा है लेकिन उसकी वजह से जो दूसरी प्रोडक्ट की सेल हो रही है मेरी, उसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा है और वो मुझे प्रॉफिटेबल पड़ रहा है, तो मैं कंटिन्यू करूँगा। अदरवाइज मैं ये देखूंगा कि यार उस प्रोडक्ट में लॉस हो रहा है लेकिन मुझे कोई खास मार्केट लाके भी नहीं दे रही थी, तो मेरा ये डिसीजन होगा कि मैं थोड़ी कंटिन्यू करूँ उसे। मैं देखो जैसे मैं कॉफ़ी टी मिल्क सेल करूँ, जनरल स्टोर है मेरा, ठीक है। मेरी टी की इतनी अच्छी सेल नहीं हो रही, लेकिन उसकी जो उसके साथ मिल्क यूज होना है उसकी सेल मेरी अच्छी हो रही है, लोगों को मेरा दूध, मैं जो दूध सेल कर रहा हूँ, जिस कंपनी का दूध सेल कर रहा हूँ वो उसकी डिमांड ज़्यादा हो रही है उसकी वजह से, ठीक है। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है, एग्जाम्पल है। इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जाम्पल हो सकती है, मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। उसकी वजह से अगर मेरी दूसरी चीज़ की डिमांड बढ़ रही है, दूसरी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, और अगर मैं देखूँ कि अगर मैं चाय अपना छोड़ दूंगा तो लोग, बहुत सारे लोग हैं जो चाय लेने आते हैं और साथ साथ दूध लेके भी जाते हैं और वो दूध ज़्यादा क्वांटिटी में लेके जाते हैं, तो वो लोग अगर चाय लेने नहीं आएंगे तो हो सकता है दूध की सेल कम हो जाए मेरी, ठीक है। तो इसकी वजह से मैं देखता हूँ कि मुझे वो चीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये जो है इन चीज़ों की मैनेजमेंट में, डिसीजन मेकिंग में कॉस्टिंग हेल्प देती है, इसलिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है वो बेस कर रही है आपकी बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग पर, ठीक है। क्योंकि आपको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के जो इंडिकेटर्स मिल रहे हैं वो इंडिकेटर्स आपको कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड करके दे रही है, ठीक है। अच्छा, इसमें सिलेबस में देखा जाए तो सिलेबस में काफ़ी सारी चीज़ें आपकी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, टारगेट कॉस्टिंग है, यानी कि टारगेट कॉस्टिंग आपको, आपने सोचा कि मुझे इतना प्रॉफिट बनाना है, इतना प्रॉफिट अर्न करना ही करना है, उसके लिए मुझे अपनी प्रोडक्शन और सेल कितनी रखनी पड़ेगी, वो टारगेट कॉस्टिंग है। क्योंकि उसको, उस टारगेट को मीट करने के लिए मुझे कितनी कॉस्ट इंकर करनी है, अपनी कॉस्ट पे कोई लिमिट लगानी है, मुझे इतनी कॉस्ट इंकर करनी है, तो इस कॉस्ट में रहते हुए मैं कितनी प्रोडक्शन और सेल कर सकता हूँ, दोनों तरह से देख सकते हैं आप।
प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं कि मैंने एक टारगेट प्रॉफिट सेट किया और उसके हिसाब से इसके सीवीपी एनालिसिस में फॉर्मूलाज होते हैं ब्रेक इवन के और टारगेट प्रॉफिट के, तो वो डिटेल में जब पढ़े होंगे डिसीजन मेकिंग में तो वो देख होंगे। मैंने प्रॉफिट सेट किया कि मुझे अपना प्रॉफिट अर्न करना है, उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए मुझे कितनी सेल करनी होगी और सेल को मीट करने के लिए मुझे कितनी प्रोडक्शन करनी होगी, ये चीज़ भी डिपेंड कर रही होती है। ये भी आपके सिलेबस में अच्छा अगर आपको शोर आ रहा है तो डोंट क्लोज कर दो, कारपेंटर का समय काम हो रहा है तो ठीक है। टारगेट कॉस्टिंग है, इसके अलावा लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या है, जब भी कोई बिजनेस चल रहा होता है, कोई भी प्रोडक्ट होती है, उसकी एक सर्टेन लाइफ साइकिल है। ठीक है, आपने बिजनेस मैनेजमेंट में ही पढ़ा होगा कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है, मैच्योरिटी स्टेज होती है, डिजाइन स्टेज होती है, इंस्टॉलेशन स्टेज होती है। ठीक है, तो इन स्टेजेस में कॉस्ट की क्या क्या एप्लीकेशन है वो पढ़ने होंगे कि जब आप शुरू कर रहे होते हैं तो आपको कितनी तरह की कॉस्ट इंकर करनी होती है, बिजनेस को चलाने के लिए कितनी तरह की कॉस्ट चाहिए होती है, जब मैच्योरिटी फेज पहुंच जाता है तो कॉस्ट इम्प्लीकेशन क्या होती है, कॉस्ट बिहेवियर क्या होता है, डिक्लाइनिंग फेज में आपको क्या करना है, डिसइन्वेस्ट करना है, मार्केट से निकलना है आपने, या सस्टेन मार्केट में रहने के लिए आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट इंकर करनी है, अपनी प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना है, उन चीज़ों में क्या क्या कॉस्ट इंकर करनी होगी, कॉस्ट रिलेशनशिप क्या है लाइफ साइकिल्स पे, स्टेजेस पे, वो पढ़ रहे होंगे। फिर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट है, यानी कि आपकी जो भी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटीज है, तो उसकी वजह से इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए आपको क्या क्या कॉस्ट इंकर करनी पड़ती है। बेसिकली ये एक एरिया होता है आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है आप इसको, जिसमें एक एंटिटी, एक कंपनी जो है बेसिकली एक सोशल एंटिटी होती है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जिस एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रही है, उस एनवायरनमेंट के जो रिसोर्सेज वो यूज़ कर रही है उनको मेंटेन रखने के लिए और प्रिजर्व करने के लिए वो क्या मेजर्स लेती है। अगर कोई कंपनी है वो फॉरेस्ट कटिंग कर रही है, वो मतलब फर्नीचर बना रही है, तो वो जाहिर है वो कटिंग कर रही है, तो जाहिर है कटिंग करेगी तो एक सर्टेन लेवल के बाद अगर आपके जंगलात कम हो गए, अगर कम हो गए तो उसकी एक एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन है, एनवायरमेंटल कॉस्ट है, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए कंपनी की एक सोशल कॉस्ट इंकर हो रही होती है, यानी कि वो लगा भी रही होती है साथ साथ। ठीक है, जंगलात को प्रिजर्व करने के लिए भी कुछ मेजर्स लेती है वो। हाँ, उस पर वो क्या कॉस्ट इंकर करनी है, उन चीज़ों को, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है एक कंपनी की, एक एंटिटी की, वो पढ़ रहे होंगे। फिर थ्रूपुट कॉस्टिंग है, यानी प्रोडक्शन कॉस्टिंग में फाइनल प्रोडक्ट हासिल करने में आपकी क्या कॉस्ट इंकर हो रही है, फाइनल स्टेजेस पे क्या क्या हो रहा होता है, उसकी कॉस्ट के लिमिटिंग फैक्टर्स है। जब भी कोई कंपनी प्रोडक्शन कर रही होती है उसके रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। ठीक है, अच्छा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको पता है, मटेरियल, लेबर, लैंड, बाकी सारी चीज़ें, प्रेमिसेस है, बिल्डिंग है, ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, कोई कंपनी किसी फैक्टर में लिमिटेड होती है, किसी के पास कोई फैक्टर्स कम होते हैं, किसी के पास लेबर की शॉर्टेज होती है, लिमिटेड लेबर अवेलेबल होते हैं, तो जो भी फैक्टर लिमिटेड है कंपनी के पास, उसकी बेस पे पर लिमिटिंग फैक्टर वो कितना कंट्रीब्यूशन कमा रही है, कितना किस लेवल पे किस कैपेसिटी को ऑपरेट कर सकती है, वो चीज़ हम देखेंगे कि लिमिटिंग फैक्टर में रहते हुए अगर किसी के पास लेबर आवर्स की लिमिट है, किसी के पास मशीन आवर्स की लिमिट है, किसी के पास डायरेक्ट मटेरियल की लिमिट है, तो इस लिमिट में रहते हुए वो कितनी प्रोडक्शन और प्रॉफिट कमा सकती है, कितनी प्रोडक्शन कर सकती है, कितना प्रॉफिट कमा सकती है, वो चीज़ हम पढ़ेंगे लिमिटिंग फैक्टर्स में। प्राइसिंग है, यानी कि कॉस्ट को देखते हुए जितनी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है कंपनी की, उसको देखते हुए कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी डिसाइड करे और उस प्रॉफिटेबिलिटी को नजर में रखते हुए वो क्या प्राइसिंग डिसाइड करे, क्या प्राइसिंग पे प्रोडक्ट की के प्रोडक्ट की डिमांड भी रहे, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा प्राइस हो जाए, डिमांड कम हो जाए, उसमें कोई लॉस हो जाए कंपनी को, ऐसा ना हो कि कंपनी रीजनेबल प्रॉफिट ना कमा रही हो या प्रॉफिट कमा ही ना रही हो और वो लॉस में जा रही हो, डिमांड तो हो लेकिन उसको प्रॉफिट ना हो रहा हो, तो कंपनी को ये डिसीजन लेना होता है कि वो प्राइस किस तरह करे कि उसकी डिमांड भी रहे और प्रॉफिट भी कमा रही हो कंपनी। और जाहिर है जब भी कोई कंपनी किसी इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही होती है तो उसके कंपेटिटर्स भी प्राइसिंग कर रहे होते हैं, तो वो ऐसी प्राइस अपनी उसको ऐसी प्राइस रखनी है कि लोग कंपेटिटर्स के मुकाबले में उसके प्रोडक्ट को डिमांड करें। ठीक है, डिमांड को रिटेन करने के और भी तरीके हैं प्रोडक्ट पे, अगर वो प्राइस कम नहीं भी कर रही है तो प्रोडक्ट में ऐसे फीचर्स दे कि लोगों को ज़्यादा बेनिफिट लगे उसमें। ठीक है,
तो ये चीज़ें प्राइसिंग में आ जाती हैं। उसके बाद CVP एनालिसिस है कि प्रोडक्शन या सेल्स वॉल्यूम का, और प्रोडक्शन और सेल्स वॉल्यूम के लिए अगर मैं लेवल ऑफ एक्टिविटी का वर्ड यूज करूँ तो एक कॉमन टर्म है। ये प्रोडक्शन के लिए भी हो सकती है कि लेवल ऑफ एक्टिविटी है कितनी प्रोडक्शन हो रही है, सेल के लिए भी हो सकती है कि लेवल ऑफ एक्टिविटी कितनी सेल्स हो रही है, क्वांटिटी। ठीक है, तो CVP एनालिसिस में हम ये पढ़ेंगे कि वॉल्यूम का, हमारी लेवल ऑफ एक्टिविटी का, हमारी वॉल्यूम ऑफ सेल्स का, हमारे वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट और प्रॉफिट पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग है, यानी कि हम ये इस शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में हम ये कंसिडर कर रहे होते हैं कि हमारी लेवल ऑफ एक्टिविटी पर यूनिट पे कितना कंट्रीब्यूशन कमा के दे रही है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन की तो हम इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि कंपनी की जो एक यूनिट बनाने में कॉस्ट आ रही है, उसमें मटेरियल भी है, लेबर भी है, ओवरहेड है, तो पर यूनिट कॉस्ट और जो कंपनी ने प्राइसिंग डिसीजन से जो प्राइस डिसाइड की है, वो प्राइस कितना नेट प्रॉफिट कमा के दे रही है पर यूनिट, वो पर यूनिट नेट प्रॉफिट जो है ना वो कंट्रीब्यूशन कहलाता है बिफोर कंसिडरिंग फिक्स कॉस्ट। ठीक है, यानी कि वेरिएबल सेलिंग प्राइस क्या आ रही है वो हमारी कंट्रीब्यूशन कहलाती है। ठीक है, जब कंट्रीब्यूशन में से, टोटल कंट्रीब्यूशन में से जब हम फिक्स कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो हमारे पास हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, यानी कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, सेल्स में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या क्या अनसर्टेनिटीज हैं, वो पढ़ रहे होंगे। फिर बजटिंग है, बजटिंग में हम टेक्निक्स पढ़ रहे होंगे कि हम किस तरह से अपनी कॉस्ट को एस्टिमेट कर सकते हैं। कोई भी काम हम करने जा रहे हैं तो उसको करने के लिए हम फिजिबिलिटी किस तरह से एस्टैब्लिश कर सकते हैं, हम अपनी रिसोर्सेज, अपनी कैपेसिटी और मार्केट की डिमांड को नज़र में रखते हुए किस तरह से अपनी एक्टिविटीज को प्लान कर सकते हैं, किस तरह से हम फोरकास्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम लॉस मिनिमाइज कर सकते हैं फोरकास्ट को होते हुए, किस तरह से हम अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। वो चीज़ें हम बजटिंग में पढ़ रहे होंगे। और क्या क्या फैक्टर्स हम कंसिडर करते हैं एक बजटेड कॉस्ट या एक स्टैंडर्ड कॉस्ट पे आने के लिए। चीज़ें बहुत ज़्यादा मैक्सिमम डिस्कस तो नहीं हो रही है, क्लियर है? ठीक है, उसके बाद क्वांटिटेटिव एनालिसिस आ जाता है। बजटिंग यानी कि क्वांटिटी, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, किस तरह से हमारे बजट को जो है वो फ्लेक्सिबल बजट बेसिकली कहा जाता है इसको, कि लेवल ऑफ एक्टिविटी पे हमारा बजट किस तरह से डिफर कर सकता है, कितनी लेवल ऑफ एक्टिविटी तक हम लॉस में जाएंगे, किस लेवल ऑफ एक्टिविटी में हम ब्रेक इवन करेंगे, किस लेवल ऑफ एक्टिविटी पे जाके हम प्रॉफिट कमा रहे होंगे, और एक लेवल ऑफ एक्टिविटी ऐसा आएगा कि उससे ज़्यादा हम जाएंगे, उससे ज़्यादा जाने पे दोबारा हम लॉस पीरियड में आ सकते हैं। तो एक रीजन होता है, बेसिकली एक फीजिबिलिटी रीजन होता है जिसमें रहते हुए हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, जिसको हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। जब आगे डिटेल में बजटिंग पढ़ेंगे तो हम ये भी पढ़ेंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, मैंने पहले बताया कि हम बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए बजटिंग में एक स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालते हैं। तो बेसिकली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की उसी की एक ब्रांच है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कह लो या फोरकास्टिंग टेक्निक्स कह लो, इसमें फोरकास्टिंग टेक्निक्स यूज होती हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में पर यूनिट स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या आ रही है वो डिटरमिन करने में। उसमें हम डिफरेंट फैक्टर्स कंसीडर करते हैं, वो फैक्टर्स हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे उसमें डिटेल में। वो फैक्टर्स कंसीडर करते हुए हम एक स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालते हैं। उसके बाद हम एक्चुअल परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, जब एक्चुअल प्रोडक्शन होती है तो एक्चुअल प्रोडक्शन में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो पहले से हम डिसाइड नहीं कर सकते। कुछ वेस्टेज आ गया कहीं पे, जो हमने कंसीडर नॉर्मल वेस्टेज कंसीडर किया था 1%, एक्चुअल वेस्टेज थोड़ा ज़्यादा हो गया, मिसहैंडलिंग हुई कहीं पे। इसके अलावा दूसरी फैक्टर होगी, इसी वजह से हमारी एक्चुअल कॉस्ट कम या ज़्यादा हो सकती है। तो हम स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश करते हैं डिफरेंट फैक्टर्स को देखते हुए। जब एक्चुअल परफॉर्मेंस कर लेते हैं तो हम एक्चुअल कॉस्ट को स्टैंडर्ड कॉस्ट से कंपेयर करते हैं, और फिर जो डिफरेंस आ रहा होता है वो डिफरेंस वेरिएंस कहलाता है। वो डिफरेंस अगर हमारी स्टैंडर्ड से कम हो तो वो एडवर्स इक्वेशन होती है, बल्कि अगर कॉस्ट के हवाले से बात करें तो वो फेवरेबल होती है अगर अगर एक्चुअल स्टैंडर्ड से कम हो। और अगर हम सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक्चुअल अगर स्टैंडर्ड से कम हो तो वो एडवर्स होगी। ठीक है, मैं ज़्यादा फास्ट नहीं जा रहा हूँ। तो ये हम डिफरेंस कंसिडर करते हैं। डिफरेंस अगर फेवरेबल हो तो वो एक अच्छी सिचुएशन होती है, अगर डिफरेंस एडवर्स हो तो फिर हम करेक्टिव मेजर्स लेते हैं। हम देखते हैं कि किस तरह से हम कंट्रोलिंग मेजर्स ले सकते हैं, किस तरह से हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं।
हाँ बिल्कुल, मटेरियल वेरिएंसेस को पिक करते हैं। वेरिएंसेस भी जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, मटेरियल, लेबर है, ओवरहेड है, तीनों में डिफरेंट वेरिएंसेस आ रहे होते हैं। अगर हमारे पास एडवर्स वेरिएंस आ रहा होगा तो हम देखेंगे कि ये किस वजह से आया। ठीक है, कुछ फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रोलेबल होते हैं, हमारे हाथ में होते हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमारे हाथ में नहीं है। तो वो फैक्टर्स जो हमारे कंट्रोल में है उनको हम देखते हैं कि हम उसमें किस तरह से उन चीज़ों को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जब भी हम ऑडिट पढ़ रहे होते हैं या कॉस्टिंग पढ़ रहे होते हैं, जो भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो जिसमें हम रिस्क पढ़ रहे होते हैं, तो रिस्क के बारे में एक चीज कही जाती है कि रिस्क को कभी भी एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है लेकिन एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे भी यही है कि यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं, जिन फैक्टर्स की वजह से एडवर्स वेरिएंस आ रहा है उनको हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम पहले तो हम पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड्स किन फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए एस्टैब्लिश किए जाते हैं। उसके बाद हम वेरिएंस एनालिसिस पढ़ेंगे। ठीक है, फिर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स हैं, ये भी हमारा एक तरह से ये कह लो कि हम मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक्स और एवरेज कॉस्टिंग टेक्निक्स को देखते हैं और वेरिएंस एनालिसिस पे ही बेस कर रहा होगा ये। इसमें हम देखें कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी रही एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड। ठीक है, और फिर हम करेक्टिव मेजर्स ले रहे होंगे। अच्छा, परफॉर्मेंस मेजर्स में भी हम ये देखेंगे कि फाइनेंशियल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। फाइनेंशियल इंडिकेटर्स को हम पढ़ रहे होंगे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स में, मेजरमेंट में। और परफॉर्मेंस में बहुत सारी फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनका ताल्लुक फाइनेंशियल फैक्टर से नहीं होता। नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स उसमें हम पढ़ेंगे, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स में। उसके अलावा डिवीजन ऑफ परफॉर्मेंस मेजर्स हैं, यानी कि बहुत सारी एंटिटीज हैं जो कि सेगमेंटेड होती हैं, डिफरेंट डिवीजन में डिवाइडेड होती है। तो डिवीजन के लेवल पे क्या परफॉर्मेंस मेजर्स हैं, क्या परफॉर्मेंस मेजर्स देने चाहिए इनको इम्प्रूव करने के लिए, वो चीज़ हम डिवीजन परफॉर्मेंस से पढ़ रहे होंगे। ट्रांसफर प्राइसिंग है, उसके अलावा नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड और सेक्टर अगर एनजीओ है, एनपीओ है, उसमें परफॉर्मेंस को मेजर करने के क्या क्राइटेरिया होते हैं वो देख रहे होंगे। फिर मैनेजिंग इंफॉर्मेशन, इसमें हम उस तरह की इंफॉर्मेशन पढ़ रहे होंगे जिनकी ज़रूरत पड़ती है मैनेजमेंट को डिफरेंट डिसीजन लेने में। फाइनेंशियल डिसीजन से भी ताल्लुक सकता है इनका, नॉन फाइनेंशियल डिसीजन से भी ताल्लुक सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन भी हो सकते हैं, मैनेजरियल डिसीजन भी हो सकते हैं और फाइनेंशियल डिसीजन भी हो सकते हैं। फिर किस तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज हो सकती है, उसके क्या इंपॉर्टेंस है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या लिमिटेशन हैं इसको इम्प्लीमेंट करने में, वो चीज़ें हम पढ़ रहे होंगे यूजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में कि किस तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज हो सकता है। बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं किस तरह से इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या मुश्किल आ सकती हैं, उसके फायदे क्या हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। बिग डाटा एनालिसिस, सिंपली डाटा एनालिसिस है, ये भी रिलेटेड है इन्फॉर्मेशन से कि किस तरह से इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमें डिफरेंट रिपोर्ट्स दे सकती है, रिपोर्ट्स क्रिएट करके दे सकती है जिसकी बेस पे हम वेरियस डिसीजन ले रहे होंगे और डाटा को किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे होंगे। उसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी स्किल्स, यानी कि यही रिलेट कर रही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ही कि किस तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, एम्प्लॉय किया जा सकता है। एम्प्लॉय का मतलब एक तो होता है कि आपने किसी उसको लेबर को रखा है एम्प्लॉयमेंट पे, और एम्प्लॉय का मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना, किसी चीज को इम्प्लीमेंट करना, तो दोनों मतलब होते हैं। ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल स्किल्स और टेक्नोलॉजी को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है कॉस्ट अकाउंटिंग में, किस तरह से जो है इसको यूज किया जा सकता है कॉस्ट अकाउंटिंग में, वो पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का। अब मैं अपने एरिया पे आ जाता हूँ जो कि मेरा डिसीजन मेकिंग का एरिया है। ठीक है, जिसमें हम सीवीपी एनालिसिस और ब्रेक इवन दोनों पढ़ रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि डिसीजन मेकिंग है क्या। बेसिकली डिसीजन मेकिंग वहां पर आती है जहां पे आपके पास एक से ज्यादा ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हो और आपको उनको कंपेयर करके, उनको वेट करके
किसी एक ऑल्टरनेटिव को चूज करना हो, ठीक है। यहाँ पर आपके पास चॉइस ऑफ डिसीजन है बिटवीन टू और मोर ऑल्टरनेटिव्स। वहाँ पर आप कह सकते हैं कि आप डिसीजन मेकिंग यूज कर सकते हैं। इसमें करना क्या होता है, आपके पास जो भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शन अवेलेबल हैं उनको कंपेयर करना होता है, उनको एवेल्युएट करना होता है कि विच वन इज मोर बेनिफिशियल टू यू। जो ऑप्शन भी आपके पास ज़्यादा बेनिफिट दे रहा होता है आपको, आपके पास प्रॉफिटेबल होता है जो ऑप्शन भी, वो ऑप्शन आप चूज कर लेते हैं, ठीक है। आप डिसीजन लेने के लिए कंसिडर करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी कॉस्ट होंगी जो डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट कर रही होंगी, इफेक्ट कर रही होंगी बिटवीन डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। आप देखेंगे कौन सी ऐसी कॉस्ट है जो कि आप अवॉइड कर सकते हैं, कौन सी कॉस्ट ऐसी है जो कि आप अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको डिसीजन लेने के लिए कोई कॉस्ट इंक्र नहीं करनी, और उसके अलावा आपके पास जो भी ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हैं उनका, उनकी रिलेटेड कॉस्ट और उनका बेनिफिट, आप कॉस्ट और बेनिफिट को कंपेयर करते हैं, और अगर बेनिफिट ज़्यादा हो आपके एज कंपेयर टू ऑल्टरनेटिव ऑप्शन, तो आप वो पर्टिकुलर डिसीजन ले लेते हैं जिसमें आपका बेनिफिट एज कंपेयर टू कॉस्ट ज़्यादा हो, ठीक है। इसके अलावा ऐसी कौन कौन सी कॉस्ट हैं जो कि डिसीजन को इफेक्ट कर रही होती है, इफेक्ट कर रही होती है, उसमें आपकी रेलेवेंट जो कॉस्ट आपके डायरेक्टली इफेक्ट कर रही हो डिसीजंस को, किसी भी डिसीजन को लेने में डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही है, वो कहलाती है रेलेवेंट कॉस्ट, ठीक है। यानी कि वो स्पेसिफिकली ओनली डिसीजन के लिए इस्तेमाल होगी, ठीक है। और आपका डिसीजन उस कॉस्ट की वजह से सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट होगा, बल्कि सोलली इम्पैक्ट होगा डिसीजन उस कॉस्ट की वजह से, जो कि स्पेसिफिकली एसोसिएटेड है उस पर्टिकुलर डिसीजन से, ठीक है। वो कॉस्ट आपकी कहलाती है रेलेवेंट कॉस्ट। फिर ऐसी कॉस्ट जो कि आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आप कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी ना करें, ठीक है। ऐसी कॉस्ट जो कि उस एक्टिविटी को ना करने से आप अवॉइड कर सकते हैं, या कोई डिसीजन ना ले तो वो कॉस्ट अवॉइड हो सकती है, वो अवॉइडेबल कॉस्ट कहलाती है। और ऐसी कॉस्ट जो कि आपने इंकर करनी ही करनी है चाहे आप वो डिसीजन ले या ना ले, संक कॉस्ट कहलाती है, ठीक है। अच्छा, आपने इसकी मैं एग्जाम्पल देता हूँ और उसमें रेलेवेंट अवॉइडेबल और सब तीनों को कवर कर रहा था। आपने कोई भी बिजनेस शुरू करना है, उस बिजनेस से शुरू करने के लिए आपने एक फिजिबिलिटी स्टडी करवाई, आपने एक फिजिबिलिटी स्टडी करवाई और आपने एक कंसल्टेंट हायर किया, कंसल्टेंट ने फीस चार्ज की 3 लाख रुपए, ठीक है। अच्छा, ये कॉस्ट आपने डिसीजन लेने से पहले इनकर की, ठीक है। आपने फिजिबिलिटी करवाई इसलिए ताकि आप डिसाइड कर सके आपको काम करना है या नहीं करना। तो क्या ये कॉस्ट रेलेवेंट कॉस्ट होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप वो डिसीजन ना लें तो आप ये कॉस्ट अवॉइड नहीं कर सकते। ये तो आपने करी नहीं, 3 लाख तो आपको पे करने ही करते हैं फिजिबिलिटी स्टडी के, चाहे वो आप डिसीजन ले या ना लें, ठीक है। दूसरा, क्या ये अवॉइडेबल कॉस्ट होगी? नहीं, आप अवॉइड नहीं कर सकते उसको। तीसरा, क्या ये सम कॉस्ट होगी? हाँ, ये सम कॉस्ट है क्योंकि आपने इंकर कर दी, चाहे वो डिसीजन आप लें या ना लें, आपकी कॉस्ट इंकर हो गई। डिसीजन लेने या ना लेने की वजह से ये कॉस्ट अवॉइड नहीं हो सकती, और ये कॉस्ट पॉइंट ऑफ डिसीजन से पहले इंकर की गई है, ठीक है। ये कॉस्ट पॉइंट ऑफ डिसीजन से पहले इंकर की गई है, इसलिए ये सम कॉस्ट है, इसको आप रिकवर नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं
ये डिसीजन को लेने में आप क्या कर रहे होते हैं, आप कॉस्ट और बेनिफिट को किसी भी डिसीजन के कॉस्ट और बेनिफिट को कंपेयर कर रहे होते हैं। जो भी ऑल्टरनेट चॉइस आपके पास अवेलेबल होती है, हर ऑप्शन के, हर चॉइस के आप कॉस्ट और बेनिफिट कंपेयर करते हैं, और जो चॉइस आपको एज कंपेयर टू अदर ऑल्टरनेटिव ज़्यादा बेनिफिट दे रही होती है और उसका रिस्पेक्टिव बेनिफिट उसकी कॉस्ट से ज़्यादा हो, वो डिसीजन आप ले लेते हैं। डिसीजन को लेने के लिए आप क्या क्या चीज़ें कर रहे होते हैं, डिसीजन को लेने के लिए आप सीवीपी एनालिसिस अप्लाई कर रहे होते हैं। आप देख रहे होते हैं कि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन या लेवल ऑफ एक्टिविटी आपकी कॉस्ट और आपके प्रॉफिट को किस तरह से इम्पैक्ट कर रही है। ठीक है, किस लेवल ऑफ एक्टिविटी पे जाके, किस वॉल्यूम पे जाके आपकी कॉस्ट और आपका प्रॉफिट बराबर हो जाएगी और आप ब्रेक इवन कर देंगे, ब्रेक इवन अचीव कर लेंगे। ये चीज़ें आप एनालाइज कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ आपकी कहलाती है सीवीपी एनालिसिस और ब्रेक इवन एनालिसिस। यानी कि किसी भी डिसीजन को लेने के लिए आप सीवीपी एनालिसिस कर रहे होते हो। आप देख रहे होते हो कि वॉल्यूम किस तरह से कॉस्ट और प्रॉफिट को इम्पैक्ट कर रहा है और किस वॉल्यूम पे जाके आप ब्रेक इवन अचीव कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, सीवीपी एनालिसिस बेस कर रहा होता है, सीवीपी एनालिसिस और ब्रेक इवन एनालिसिस बेस कर रहा होता है कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मींस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल रहे होते हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल रहे होते हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए आप कंसीडर कर रहे होते हैं सेलिंग प्राइस, और उसमें से आप वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेते हैं, तो आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाता है। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है, अंडरस्टैंडेबल है चीज़ें, कोई कॉम्प्लेक्सिटी, कोई क्लियर? ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए आप, कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालने के लिए आप सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेते हैं, तो आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाता है। और टोटल लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए जब आप कंट्रीब्यूशन कंसीडर कर रहे होते हैं तो वो टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहलाता है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में निकाल सकते हैं आप कि सेलिंग प्राइस का कितने परसेंट है, और इन टर्म्स ऑफ अमाउंट भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है। अच्छा, जब भी आप कोई डिसीजन ले रहे होते हैं तो आपको कुछ कंस्ट्रेंट भी फेस करने होते हैं, कुछ लिमिटेशन भी फेस करनी होती है। वही लिमिटिंग फैक्टर वाली चीज़ मैंने बताई कि आपको, कि आपके पास डायरेक्ट मटेरियल की लिमिट आ सकती है, डायरेक्ट लेबर की लिमिट आ सकती है, आपके पास मशीन आवर की लिमिट आ सकती है ओवरहेड में। ठीक है, तो अगर आपके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की लिमिट आ जाए तो फिर आप कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकाल रहे होते हैं वो अपने डिसीजन को लेने के लिए। ठीक है, और जिस लिमिटिंग फैक्टर पे जो लिमिटिंग फैक्टर आपको ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कमा के दे रहा होता है, आप वो डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है, जिस ऑल्टरनेटिव ऑप्शन में आपका लिमिटिंग फैक्टर कंट्रीब्यूशन पर लिमिट पे ज़्यादा आ रहा हो, वो ऑप्शन आप एक्सरसाइज कर लेते हैं, उस ऑप्शन के साथ आप चले जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जहाँ भी डिसीजन मेकिंग हो रही हो, बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स आप चूज कर रहे हो, बिटवीन ऑल्टरनेटिव आप चूज कर रहे हो, तो जो भी आप चॉइस लेते हैं उस चॉइस की एक कॉस्ट होती है। वो कॉस्ट क्या होती है? वो कॉस्ट वो होती है जो ऑल्टरनेटिव आपने और वो कर दिया, जो ऑप्शन आपने छोड़ दिया। ठीक है, किसी भी डिसीजन को लेने के लिए किसी भी चॉइस की कॉस्ट वो होती है जो आपने उसका ऑल्टरनेटिव छोड़ दिया। जो ऑल्टरनेटिव आपने छोड़ दिया वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, यहाँ पे ये बात देखिए कि किसी भी चॉइस के डिसीजन लेने में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जो बेनिफिट आपने छोड़ दिया किसी भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शन को एक्सरसाइज करने में, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। उसको ऐसे कह सकते हैं कि नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो अवेलेबल था, जो आपने छोड़ दिया, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है।
ठीक है। अच्छा, कुछ मजीद कॉस्ट है जो कि डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होती है, उसमें कमिटेड कॉस्ट है। कमिटेड कॉस्ट क्या है? जो आपने आज अग्री कर लिया है कि आप इनकर करेंगे, और जो आपने इनकर करनी है इररिस्पेक्टिव के फ्यूचर में वो आप डिसीजन लें या ना लें, वो आपकी कमिटेड कॉस्ट है। इसको आप सन कॉस्ट भी कह सकते हैं। सन कॉस्ट का भी यही कॉन्सेप्ट होता है। सन कॉस्ट का ये है कि वो अनअवॉइडेबल है, आपने फिजिबिलिटी स्टडी कराई और फिजिबिलिटी स्टडी के नतीजों में कॉस्ट का ही कोई डिसीजन लेने या लेने की आदत आप अवॉइड कर सकते हैं। इसी तरह कमिटेड कॉस्ट है, आपने पे तो नहीं किया, आपने अग्री किया है कि आप फिजिबिलिटी स्टडी करवाएंगे, ठीक है। अभी आपने इंकर नहीं की, जब आप इंकर कर लेंगे तो वो सन कॉस्ट बन जाएगी। आप ये कह लो कि ये प्रिलिमिनरी स्टेज है सन कॉस्ट की, आपने कमिट कर लिए लेकिन अभी आपने पे नहीं किए, या अगर पे कर भी दिए तो अभी उससे रिलेटेड एक्टिविटी या उससे रिलेटेड स्टडी अभी कमेंस नहीं हुई है, ठीक है। वो आपकी कमिटेड कॉस्ट है। डेप्रिसिएशन कमिटेड कॉस्ट हो जाएगी आपकी। इसमें भी ये भी आप इसको भी कह सकते हैं कमिटेड कॉस्ट है, लेकिन बिफोर डिसीजन ये वो कॉस्ट है जो कि डिसीजन होने से पहले इनकर नहीं हुई है। आप एसेट कब खरीदेंगे? जब आप ये डिसाइड कर चुके हो कि आपने बिजनेस करना है, आपने अंडरटेकिंग करनी है, उसके बाद आप एसेट खरीदना शुरू करेंगे, ठीक है। तो वो कमिटेड कॉस्ट नहीं होगी, तो सन कॉस्ट होगी, टेक्निकली सन कॉस्ट होगी। क्यों? क्योंकि वो पॉइंट ऑफ डिसीजन के बाद इनकर हो रही होगी, पॉइंट ऑफ डिसीजन के बाद इनकर हो रही होगी, और उसका वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करेंगे डिसीजन लेते हैं नहीं है, ठीक है। एट सम पॉइंट की कमिटेड कॉस्ट के क्राइटेरिया को मीट तो कर रही है, लेकिन हम इसको कमिटेड कॉस्ट इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि डिसीजन लेने के बाद इनकर हुई है, ठीक है। जबकि कमिटेड कॉस्ट ये कहती है कि उसका डिसीजन से कोई ताल्लुक नहीं होता। कमिटेड कॉस्ट का आपने आज कमिट कर लिए और पे आपने बाद में करनी है, और चाहे आप कोई डिसीजन ले या ना ले आपने वो पे करनी है, ठीक है। तो आपने अपने लीगल एडवाइजर से जो है वो एक फिजिबिलिटी स्टडी बनवानी थी, उसमें आपने आप जो है कमिट कर दिया कि मैं यार ये करवाऊंगा, ठीक है, मुझे ये करना है, मैं ये करवाऊंगा, आपसे फिजिबिलिटी स्टडी करवाऊंगा। और आपने अगर आज कमिट कर लिया तो वो कमिटेड कॉस्ट हो गई आपकी। जब वो कॉस्ट इनकर हो जाएगी तो वो सब कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह डिस्क्रिशनरी कॉस्ट है। डिस्क्रिशनरी कॉस्ट क्या है? डिस्क्रिशनरी कॉस्ट ये है कि जो आपके पॉलिसीज पे डिपेंड कर रही होती है कि आपने किस एक्सटेंट तक इसका ऑर्डर कर, किस एक्सटेंट तक इनकर करना है, और आप इसको अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं डिफरेंट टेक्निक्स यूज करके। ऐसी कॉस्ट क्योंकि आप फ्लेक्सिबली इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं किसी भी डिसीजन में, ठीक है। वो कहलाती है डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। टू सम एक्सटेंट ये अवॉइडेबल भी हो सकती है, टू सम एक्सटेंट ये अनअवॉइडेबल भी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि इन कॉस्ट को इंकर करने के लिए आपकी डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस एक्सटेंट तक ये कॉस्ट इंकर करेंगे। इसलिए इनको मैनेज कॉस्ट कहा जा सकता है, क्योंकि आप फ्लेक्सिबली अपनी पॉलिसीज के थ्रू इनको ऑर्डर कर सकते हैं, इनको मैनेज कर सकते हैं, इसलिए इनको मैनेज कॉस्ट कहते हैं। इंप्यूटेड कॉस्ट है, ये बेसिकली एक हाइपोथेटिकल कॉस्ट होती है जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए कंप्यूट की जाती है, और उसमें आप ये देख रहे होते हैं कि आपकी जो भी कॉस्ट है
वो कितना रिटर्न कमा के दे सकती है पर यूनिट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बेसिकली ये सब्सटेंशिएटेड नहीं होती इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, बल्कि एक एस्टिमेट होता है। ये एक एस्टिमेट होता है जो कि आप स्पेसिफिकली डिसीजन को लेने के लिए कंप्यूट करते हैं। एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है ये, और नेट प्रॉफिट कंप्यूटेशन में रिटर्न टू कैपिटल एम्प्लॉयड जब आप देख रहे होते हैं उसमें इसको कंसिडर नहीं किया जाता, नॉर्मली इसको कंसिडर नहीं किया, इसको कंसिडर नहीं किया जा रहा होता। एक तरह से ये सन कॉस्ट के और कमिटेड कॉस्ट, सन कॉस्ट की डेफिनेशन को मीट कर रही होती है, लेकिन सन कॉस्ट हम इनको इसलिए नहीं कहते क्योंकि ये एक एस्टिमेट होता है। ठीक है, सन कॉस्ट की बात की जाए तो वो सब्सटेंशिएटेड अमाउंट होती है, लीगल एडवाइजर जो भी पैसे लेता है उसकी एक फीस है, वो सब्सटेंशिएटेड हुई भी है, उसकी अमाउंट हमें पता है। ठीक है, वो एस्टिमेट नहीं है। यहाँ पे ये हाइपोथेटिकल कॉस्ट होती है क्योंकि ये एस्टिमेट्स होती है, डिसीजन को लेने में यूज कर रहे होते हैं, तो डिसीजन लेने के लिए कंप्यूट कर रहे होते हैं, और क्योंकि ये इन टर्म्स ऑफ अमाउंट सब्सटेंशिएटेड नहीं हुई भी होगी, इसलिए इसको इम्प्यूटेड कॉस्ट कहा जाता है। और नॉर्मली यूजुअली ये रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्यूट करने में इस्तेमाल नहीं होती। ये कॉस्ट जो है हमारे पॉइंट ऑफ डिसीजन तक रहती है। पॉइंट ऑफ डिसीजन के बाद इनकी इम्प्लीकेशन खत्म हो जाती है, हमने डिसीजन ले लिया, दैट्स इट, इसके बाद इन कॉस्ट की कोई इम्प्लीकेशन नहीं है। कंफ्यूजन इसको बेसिकली इम्प्यूटेड कॉस्ट इसकी कोई स्पेसिफिक एग्जांपल जो है वो नहीं हो सकती। बेसिकली डिफरेंट कॉस्ट ही होती है, जो बाकी कॉस्ट जिस तरह निकल कर रहे होते हैं उसी तरह ये कॉस्ट भी होती है, लेकिन क्योंकि ये कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ अमाउंट सब्सटेंशिएट नहीं होती और ये हाइपोथेटिकल कॉस्ट होती है। हाइपोथेटिकल कॉस्ट किस तरह से कह लो कि ये हमने सोचा हो सकता है कि ये हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये कॉस्ट इनकर होगी। ठीक है, हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि मफरूजात पे डिपेंड कर रही होती है, हमारे फर्ज किए हुए होते हैं इसको कि ये कॉस्ट हो सकती है, एक एस्टिमेट होता है हमारे जहन में। हो सकता है जब एक्चुअल परफॉर्मेंस पे जाए, जब इम्प्लीमेंटेशन पे जाए तो उसके कॉस्ट इनकर हो ही ना, इसीलिए इसको मैंने कहा कि टू सम एक्सटेंट अवॉइडेबल भी हो सकती है, टू सम एक्सटेंट अनअवॉइडेबल भी हो सकती है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली डिसीजन लेने के लिए कंप्यूट की जाती है, लेकिन डिस्पाइट कि ये डिसीजन लेने के लिए कंप्यूट की गई है, ये सोलली हमारी हाइपोथिकेशन पे डिपेंड कर रही होती है। ये इन टर्म्स ऑफ अमाउंट सब्सटेंशिएट नहीं होती, हम एक एस्टिमेट लेके चल रहे होते हैं कि ये इतनी कॉस्ट ऊपर हो सकती है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस की एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत सारी सेटअप कॉस्ट होती है, बहुत सारी चीजें होती है, उसमें कंसिडर होता है कि शायद हमें ये भी करना पड़ जाए, इसकी उतनी कॉस्ट आ सकती है, इसकी उतनी कॉस्ट आ सकती है डिफरेंट एक्टिविटीज की। लेकिन क्योंकि हम अभी हमने सिर्फ अज्यूम किया है इसको, जब तक ये अजम्पशन है उस वक्त तक इंक्लूडेड कॉस्ट है, यहाँ पे ये इनकर हो जाएगी, वहाँ पे ये सन कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है, इसलिए इसको इंक्लूडेड कॉस्ट कहता है। अच्छा, डिफरेंशियल कॉस्ट सिमिलर टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लेकिन हम ये देख रहे होते हैं कि हमने जो ऑल्टरनेटिव चॉइस एक्सरसाइज की है बिटवीन टू और मोर ऑल्टरनेटिव,
तो दो ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल थे, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 कह लो, ठीक है। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में से अगर हमने कोई एक स्पेसिफिक ऑप्शन चूज किया, फॉर एग्जांपल हमने ऑप्शन 1 चूज किया, तो हमें ऑप्शन 2 के मुकाबले में कितनी कॉस्ट सेविंग हो रही है ऑप्शन 1 को एक्सरसाइज करने में। वो कॉस्ट सेविंग जो कहलाती है ना, वो डिफरेंस बेसिकली वो क्या होता है, वो डिफरेंस होता है बिटवीन कॉस्ट ऑफ ऑप्शन 2 और कॉस्ट ऑफ ऑप्शन 1, ठीक है। अगर ऑप्शन 2 की कॉस्ट ज़्यादा आ रही थी और ऑप्शन 1 की कॉस्ट कम थी, तो जो हम डिफरेंस कंप्यूट कर रहे होते हैं, जो हम ये चीज़ कंप्यूट कर रहे होते हैं कि हमने कितनी कॉस्ट सेव की, वो कॉस्ट सेविंग जो है वो कहलाती है डिफरेंशियल कॉस्ट, ठीक है। दूसरे लफ्जों में अगर हम रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो ऑप्शन 1 हमें कितना रेवेन्यू कमा के दे रहा था, ऑप्शन 2 हमें कितना रेवेन्यू कमा के दे रहा था, और अगर हम ऑप्शन 1 एक्सरसाइज करते हैं तो ऑप्शन 2 के मुकाबले में हम कितना एडिशनल रेवेन्यू कमा रहे हैं ऑप्शन 1 को एक्सरसाइज करने में, कितना इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कमा रहे हैं ऑप्शन 1 को एक्सरसाइज करने में, वो चीज हम कंसिडर कर रहे होते हैं, तो वो कहलाती है हमारी डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट भी कह सकते हैं इसको, और डिफरेंशियल बेनिफिट या डिफरेंशियल रेवेन्यू भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। यानी कि हम कितना एडिशनल रेवेन्यू कमा रहे हैं किसी एक ऑप्शन पे एक्सरसाइज करने में, वो हमारा डिफरेंशियल बेनिफिट है, और हम कितनी कॉस्ट सेविंग कर रहे हैं किसी एक ऑप्शन को एक्सरसाइज करने में, वो हमारी डिफरेंशियल कॉस्ट है, ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट, क्योंकि डिफरेंशियल कॉस्ट का प्रोड्यूस किया, तो यहाँ पे कॉस्ट के पॉइंट से बनाया हुआ है खाली कि डिफरेंशियल कॉस्ट ऑफ अल्टरनेटिव चॉइस ये है कि हम जो भी इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कमा रहे हैं एक स्पेसिफिक ऑप्शन को एक्सरसाइज करने में, वो हमारी डिफरेंशियल रेवेन्यू है, और किसी भी या कॉस्ट इनकम कर रहे हैं किसी भी एक अल्टरनेटिव चॉइस को एक्सरसाइज करके, तो जो कॉस्ट सेविंग कर रहे हैं हम, वो हमारी डिफरेंशियल कॉस्ट है। इसको मार्जिनल और या इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि मार्जिनल, अगर हम इकोनॉमिक्स में जाए तो हमने डिप्रेशन मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि बेनिफिट हर एडिशनल यूनिट ऑफ कंजप्शन का, ठीक है। तो उसके लिए एडिशनल यूनिट ऑफ कंजप्शन के बेनिफिट को डिफाइन करने के लिए मार्जिनल का प्रोड्यूस किया जाता है। यानी कि मार्जिनल का हम अगर लैटरल मीनिंग देखें तो इसका मतलब है कि हर एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन पे हमें क्या बेनिफिट या कॉस्ट आ रही है, ठीक है। यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट है कि मार्जिनल बेनिफिट या मार्जिनल कॉस्ट क्या पड़ रही है हमें, इसी को हम इंक्रीमेंटल भी कह सकते हैं कि हर एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन या हर एडिशनल यूनिट ऑफ सेल या इन जनरल हर एडिशनल यूनिट ऑफ एक्टिविटी में, लेवल ऑफ एक्टिविटी में हमें क्या बेनिफिट या कॉस्ट आ रहा है, वो चीज़ हमारी डिफरेंशियल कॉस्ट कहलाती है, मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है, या इंक्रीमेंटल कॉस्ट कहलाती है। अगर हम कॉस्ट के हवाले से बात करें तो उसको कहते हैं कॉस्ट, अगर रेवेन्यू के हवाले से बात करें तो हम कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, ठीक है, या डिफरेंशियल रेवेन्यू। इसके अलावा डिसीजन को लेने के लिए हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कंसिडर कर रहे होते हैं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है, हमारे पास कोई भी एसेट है, उसकी आज मार्केट में क्या प्राइस है, यानी अगर वो एसेट आज मार्केट में हम सेल करने जाएं, या उसी तरह के सेम एसेट की, सेम कंडीशन वाले एसेट की हम करंट मार्केट प्राइस हमें क्या मिल रही होगी, किस प्राइस पर वो सेल हो सकता है, किस प्राइस पर मिल सकता है सेम कंडीशन का एसेट, तो उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 1 लाख का कोई फिक्स एसेट था और हमने 3 साल पहले खरीदा था, आज अगर उसी जैसा एक और एसेट खरीदने जाए तो वो हमें कितने का मिलेगा, या उसी एसेट को हम सेल करने जाए तो वो कितने का सेल होगा। फॉर एग्जाम्पल आज अगर वैसा ही एसेट हम खरीदने जाए तो वो 70 का मिलेगा, और वर्चुअली यही उसकी सेलिंग प्राइस भी होगी, ठीक है। यानी कि उसकी मार्केट वैल्यू आज ये चल रही है, चाहे हम बेचें चाहे खरीदें।
तो वो कहलाती है उसकी करंट मार्केट प्राइस या करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, यानी कि वो एसेट आज किस वैल्यू पे सेल या परचेज हो सकता है, या इन शॉर्ट किस वैल्यू पे आज रिप्लेस हो सकता है। ठीक है, मैंने कीड़े मकोड़े को नहीं बना दिया ज्यादा, कीड़े मकोड़े को नहीं बना दिया ज्यादा, सीधे। ठीक है, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट ये बेसिकली कोई भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, कोई भी डिसीजन ले लिया है, उससे डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं होते, लेकिन जब उस डिसीजन पे हम उस डिसीजन को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं उस पर काम। बेसिकली ये मेरे लेक्चर नहीं, मैंने कंपोज किए, मैंने कंपाइल किए हैं, और ये आपको आपके लॉगिन एरिया पे भी मिल जाएगा, और अगर आपको हार्ड फॉर्म में चाहिए तो आप फिजिकल क्लास ले रहे हैं, फिजिकल क्लास के बाद आपको मिल जाएगी इसकी हार्ड कॉपी की पीडीएफ मिल जाएगी, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आपको लिंक जो आपको ईमेल पे आता है उसमें इसकी पीडीएफ अवेलेबल है। ठीक है, आप उनसे बात करने चला रहे हो, लेकिन ये आपको लिंक मिल जाएगा, अगर ना मिले आपको आफ्टर 24 आवर्स लिंक अपलोड हो जाती है लिंक पे, यानी कि आज आप बात हुई है तो कल इस टाइम तक अपलोड हो चुकी होती है। ठीक है, तो आपको वहाँ पे ये पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा। आपको अगर हार्ड कॉपी में चाहिए तो हार्ड कॉपी में आपको ऑन हैंड प्रिंट निकाल के भेज सकते हो इसका। ठीक है, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट बेसिकली वो होती है जो कि डिसीजन से डायरेक्टली उनका कोई रिलेशन तो नहीं होता, लेकिन जब आपने कोई डिसीजन ले लिया तो कैश की फॉर्म में ये छोटे छोटे एक्सपेंसेस इनकर हो रहे होते हैं। ठीक है, आपने प्लांट एंड मशीनरी लगाई, आपने उसको ट्रांसपोर्ट किया, इंस्टॉलेशन कॉस्ट दी, तो आपको ट्रांसपोर्टर जो है वो थोड़ी बहुत आपको कॉस्ट लेता है। ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बहरहाल एक कॉस्ट है जो कि सेपरेटली आइडेंटिफाइबल होती है और सेपरेटली क्लासिफाई होती है। जब आप प्रोडक्शन रिपोर्ट बना रहे होते हैं तो उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में आ रही होती है, लेकिन उसके अलावा भी आपको छोटे मोटे कैश एक्सपेंसेस, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस पे करने पड़ जाते हैं, जो कि आपको कैश की फॉर्म में पे करने पड़ते हैं। ठीक है, और अगर आप पाकिस्तान में हैं और आपने कोई काम करना है तो ज़ाहिर आपको पेमेंट्स करनी पड़ती है बहुत सारी सोशल वेलफेयर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, समझ रहे होंगे आप, इस तरह की लिमिट्स होती है, तो वो आप कहीं का आइडेंटिफाई तो नहीं कर सकते, लेकिन वो जो कॉस्ट होती है उनको आप कहते हैं कि वो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है आपकी। वो डायरेक्टली डिसीजन से रिलेटेड तो नहीं थी, लेकिन आपने कोई काम करना है तो जाहिर है कि उस काम करने के लिए बहुत सारे रेगुलेटर होते हैं, बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है, जगह जगह आपको कागजात पूरे करने होते हैं, मखसूस कागज भी डालने होते हैं उसमें। ठीक है, तो उनको आप कहीं रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो वो आपकी आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, हाँ, सिग्निफिकेंटली आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्लासिफाई नहीं कर सकते, बट समहाउ वो खर्चे आपके हो जाते हैं और उनको भी आपको डिसीजन लेने में कभी कभी कंसिडर करना पड़ जाता है, तो वो आपकी आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट कहलाती है। और कहीं पे आपको ऐसा भी होता है कि जरूरी नहीं है कि कॉस्ट को इंकर करने पे आपको किसी चीज का कैश आउटफ्लो हो, बट समहाउ आपको प्राइसिंग में वो चीजें कंसिडर करनी पड़ती हैं, तो वो आपकी आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, अच्छा, ये हमारे कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से कॉस्ट से रिलेटेड, ऐसी कॉस्ट से रिलेटेड जो कि इम्पैक्ट कर रही होती है हमारे डिसीजन मेकिंग को। ठीक है, अब हम आ जाते हैं टेक्निकल एरिया की तरफ, यानी कि अब हमें चीज़ों में घुसना है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी कर रहे होंगे, क्वेश्चन भी कर रहे होंगे, हमारा फुल फ्लैग एरिया शुरू हो रहा है सीवीपी एनालिसिस का। ठीक है, सीवीपी एनालिसिस बेसिकली बताया आपको कि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन या वॉल्यूम ऑफ सेल या लेवल ऑफ एक्टिविटी के
रिस्पेक्ट से किस तरह से हमारा वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट चेंज हो रहा होता है, किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा होता है वॉल्यूम एक्टिविटी से, वो चीज उस चीज को हम स्टडी कर रहे होते हैं, तो उस चीज की स्टडी कहलाती है सीवीपी एनालिसिस, कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि हमारे वॉल्यूम प्रोडक्शन से वॉल्यूम में इजाफा होने से या वॉल्यूम में कमी होने की वजह से कॉस्ट पे क्या इफेक्ट आ रहा है, प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आ रहा है, उस चीज को जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो उस स्टडी को हम कहते हैं सीवीपी एनालिसिस। यानी कि बताती है कि वॉल्यूम, कॉस्ट और प्रॉफिट का आपस में रिलेशनशिप क्या है, चाहे वो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन हो, चाहे वो वॉल्यूम ऑफ सेल हो। ठीक है, फिक्स कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, सेलिंग प्राइस पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इन चीजों को स्टडी कर रहे होते हैं हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस पे। ठीक है, पहले बताया था कि सीवीपी एनालिसिस बेस कर रहा होता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे। कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट कितना कंट्रीब्यूशन कमा के दे रही है, कितना कंट्रीब्यूशन कमा के दे रही है। कंट्रीब्यूशन मींस एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, कंट्रीब्यूशन हमारी एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस होती है ओवर यूनिट कॉस्ट दैट इज सफिशिएंट इनफ टू प्रोवाइड फॉर फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, जब हम पर यूनिट की बात करते हैं, पर यूनिट की बात करते हैं तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कहलाता है। अच्छा, यहाँ पे यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है, एक्सेस ऑफ प्राइस ओवर वेरिएबल कॉस्ट। पर यूनिट हो तो वो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कहलाता है। और अगर हम टोटल की बात करें, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम की बात करें, तो अब टोटल कंट्रीब्यूशन कहलाता है, जिसको हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी कहते हैं। ठीक है, राइटिंग इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन मैं साथ साथ बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन की डेफिनेशन क्या है? अमाउंट ऑफ सेल है जो कि कंट्रीब्यूट करती है हमारे फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर वेरिएबल कॉस्ट। यानी सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट निकालने के बाद जो चीज बच जाए और वो फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए सफिशिएंट हो, वो चीज हमारी कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहलाती है, कंट्रीब्यूशन कहलाती है। इस डेफिनेशन को देखते हुए अगर हम कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ड्राइव करना चाहें तो कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन वो अमाउंट है जो कि सेल्स की वो अमाउंट है जो कि वेरिएबल कॉस्ट निकालने के बाद बच जाती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन बराबर है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट के। ठीक है, इसी को अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अच्छा अगर हम टोटल वॉल्यूम की बात करें तो हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं, और अगर पर यूनिट की बात करें तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कहलाता है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेलिंग प्राइस में से हमने वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दिया तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। दूसरी अगर हम बात करें फिक्स कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कंट्रीब्यूशन वो पोर्शन ऑफ सेल है जो कि फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को कवर करने के लिए चाहिए होता है हमें। ठीक है, ठीक है, तो हम इक्वेट कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन द अमाउंट ऑफ दैट कंट्रीब्यूशन अमाउंट दैट कंट्रीब्यूट्स टू कवर फॉर फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट, यानी कि दूसरी साइड है। ठीक है,
हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट बराबर है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम देखें, इसको और इसको, तो हम ये कह सकते हैं कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट बराबर है कंट्रीब्यूशन प्लस प्रॉफिट के। ठीक है। अच्छा, जब हम ब्रेक इवन की बात करें तो ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे हम ना कोई प्रॉफिट बना रहे होते हैं ना कोई लॉस इंकर कर रहे होते हैं, यानी उस पॉइंट पे हमारा प्रॉफिट जीरो हो जाता है, ना कोई लॉस है ना प्रॉफिट है, यानी कि हमारा रेवेन्यू बराबर हो जाता है कॉस्ट। कंपनी ना कोई लॉस इंकर कर रही है ना कोई प्रॉफिट कमा रही है। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट पे हमारा प्रॉफिट जीरो के बराबर हो जाता है। ठीक है, एट ब्रेक इवन एनालिसिस अगर हम इक्वेशन बनाना चाहें तो हम कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन बराबर है फिक्स कॉस्ट के। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाती है ब्रेक इवन पे। इसको फर्दर एलैबोरेट करना चाहे तो कंट्रीब्यूशन बराबर है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट बराबर है फिक्स कॉस्ट के। ठीक है, अगर हम ब्रेक इवन यूनिट निकालना चाहें तो हम कंट्रीब्यूशन निकालते हैं पर यूनिट की टर्म्स में। ठीक है, यानी इसी इक्वेशन को अगर हम करें तो पर यूनिट की टर्म्स में हम निकालना चाहेंगे तो हम कंट्रीब्यूशन निकालेंगे पर यूनिट, ये वाला कंट्रीब्यूशन करेंगे। और क्योंकि ब्रेक इवन पे हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा होता तो ब्रेक इवन को निकालने का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट, तो हम डिवाइड कर देते हैं कंट्रीब्यूशन से पर यूनिट से। ये लिखा है यहाँ पे क्योंकि प्रॉफिट जीरो है इसलिए इसका फॉर्मूला बन जाता है फिक्स कॉस्ट प्लस जीरो, यानी अल्टीमेटली तो फिक्स कॉस्ट हो जाती है, तो हमारा फॉर्मूला आया था फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसी को अगर हम टारगेट प्रॉफिट निकालना चाहें, हम कहेंगे हमें 500 का प्रॉफिट कमाना है तो हम क्या करेंगे, टारगेट प्रोडक्शन यूनिट, यानी कि उस प्रॉफिट को कमाने के लिए जितनी यूनिट हमें निकालना है टारगेट के बराबर होंगे फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट, और इसको हम टारगेट कंट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं, टारगेट कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, तो अगर हमें कोई टारगेट प्रॉफिट अवेलेबल हो और उसके लिए हमें नंबर ऑफ यूनिट निकालने होंगे, कितने यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, तो स्पेसिफिक टारगेट प्रॉफिट कमाने के लिए तो हम यूज करेंगे टारगेट कंट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला, और टारगेट कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट शामिल होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम ब्रेक इवन इन टर्म्स ऑफ अमाउंट लेना चाहें कि किस अमाउंट ऑफ सेल या किस अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन पे जाके हम ब्रेक इवन कर लेंगे, उस केस में हम फिर फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो से, जो कि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज होती है, और इन टर्म्स ऑफ अगर रेशियो है तो परसेंटेज में होगी, और सिर्फ कंट्रीब्यूशन मार्जिन है तो अमाउंट में होगी। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू अगर हमें अमाउंट में चाहिए कि कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन किस अमाउंट पे जाके होगा, उस अमाउंट में चाहिए तो हम फिर फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन से या कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो से, डिपेंडिंग कि हमें आंसर जो है परसेंटेज में चाहिए, एज अ परसेंटेज ऑफ सेल या एज अ परसेंटेज चाहिए या इन टर्म्स ऑफ अमाउंट चाहिए। ठीक है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो का फॉर्मूला जो है वो है आपका कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल। अच्छा, अगर हम कंट्रीब्यूशन को सेल से डिवाइड करेंगे तो एक अमाउंट आएगी, हम चाहें तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे तो अमाउंट में रहने दें। अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें मल्टीप्लाई बाय 100% करके तो वो हमारा रेशियो कहलाता है, अदरवाइज वो मार्जिन कहलाता है। अगर हम रेशियो में निकालें तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो कहलाएगा,
और अगर रेशो में कन्वर्ट ना करें तो सिर्फ कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहलाएगा। ठीक है, रिपीट कर लें। बेसिकली हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालना है, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालने के लिए हम कंट्रीब्यूशन को सेल से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन आ जाती है पर यूनिट ऑफ सेल या पर रुपी ऑफ सेल। ठीक है, अगर हम इसको अमाउंट में रहने दें तो वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहलाएगा, और अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम 100 रुपए की सेल कर रहे हैं और 100 रुपए की सेल हमें 60 रुपए का कंट्रीब्यूशन कमा के दे रही है। इसका आंसर क्या आएगा? हमारे पास 0.6 आएगा। अगर हम इसको 0.6 रहेंगे तो ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। ठीक है, और अगर इसको 60% में कन्वर्ट कर दें तो ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो भी कहलाता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो भी कहलाता है, और कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो भी कहलाता है। कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो क्यों कहलाता है? क्योंकि हम यहाँ पे कंट्रीब्यूशन को सेल से डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए ये कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो कहलाता है। ठीक है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो भी कहलाता है क्योंकि हम पीवी रेशियो भी निकालते हैं तो वो भी इसी के थ्रू आ रहा होता है। अगर हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो कहें तो ये क्योंकि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ सेल है, यानी कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन दे रहा है। मार्जिन क्यों? क्योंकि ईच एडिशनल रुपी ऑफ सेल दे रहे हैं। 100 रुपए की सेल अगर हमें 60 रुपए का प्रॉफिट 60 रुपए कंट्रीब्यूशन कमा के दे रही थी तो 1 रुपए की सेल मार्जिन मार्जिन आ गया यहाँ पे, यानी कि पर यूनिट का कॉन्सेप्ट आ गया, पर रुपी का कॉन्सेप्ट आ गया, मार्जिन का कॉन्सेप्ट आ गया, इसलिए हम उसको मार्जिन रेशियो कह रहे हैं। यानी 1 रुपए की सेल हमें 0.6 का प्रॉफिट दे रही है, 0.6 का कंट्रीब्यूशन दे रही है। और अगर हम परसेंटेज में कहें तो 60% का हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो मिल रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल है, इसमें ब्रेक इवन भी कंप्लीट करवा दिया था और एक तरह से सीवीपी भी शामिल कर लिया है इसमें, इस एग्जांपल में। एक प्रोडक्ट है जिसकी सेलिंग प्राइस 3 रुपीज है, अगर चाहो तो ये कर लो साथ साथ। उसकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹1 है और फिक्स कॉस्ट जो है ₹500 पर एनम इंकर होती है। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है कि आप इसका ब्रेक इवन कंप्यूट करो यूनिट्स के टर्म्स में। अगर फिक्स कॉस्ट 10% से इंक्रीज हो जाए तो उस सूरत में ब्रेक इवन किस यूनिट पे जाके अचीव होगा वो कंप्यूट करो, यानी कि ये सीवीपी एनालिसिस आ गया इस रिक्वायरमेंट में। ठीक है, फिक्स कॉस्ट का रिस्पॉन्स देख रहा है कि फिक्स कॉस्ट में चेंज होने की वजह से हमारा ब्रेक इवन कहाँ चला जाएगा, वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ये सीवीपी एनालिसिस आ गया इसमें। और यू रिक्वायर्ड टू अर्न टारगेट प्रॉफिट ऑफ ₹200 व्हेन फिक्स्ड कॉस्ट इज ₹550, यानी कि चेंज ऑफ फिक्स कॉस्ट हमारे प्रॉफिट को किस तरह से इम्पैक्ट कर रही है, अगेन सीवीपी एनालिसिस आ गया है। ठीक है, और चौथी रिक्वायरमेंट ये है कि हमारी मैक्सिमम डिमांड क्या होगी अगर सेलिंग प्राइस ₹4 पे चली जाए, यानी वही जब हम प्राइस इंक्रीज करेंगे तो जाहिर डिमांड थोड़ी कम होगी हमारी। तो मैक्सिमम डिमांड क्या रहेगी ₹4 पे, अगर हमारी फिक्स कॉस्ट 550 हो जाए और हमें 200 का टारगेट प्रॉफिट कमाना हो। ठीक है, इसको देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट ए और बी में हमें डिमांड कंट्रोल करने को कितनी यूनिट चाहिए होती है। हमारे पास अवेलेबल क्या चीज़ है, हमने एक फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, हमने एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया, जो इन्फॉर्मेशन हमें हमारे पास अवेलेबल थी वो हमने डाल दी पर यूनिट। सेलिंग प्राइस भी होगी इसलिए हमारे हमें यहाँ से मिल गई, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 1 रुपीज थी हमें यहाँ मिल गई। ठीक है,
इन दोनों को लेके हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लिया। ठीक है, अच्छा फिक्स कॉस्ट हमारे पास 500 है और पहली रिक्वायरमेंट कह रही है कि ब्रेक इवन नंबर ऑफ यूनिट्स निकालो जिसपे हमारा ब्रेक इवन अचीव है, वो नंबर ऑफ यूनिट निकालो जिसपे ब्रेक इवन अचीव करना है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारे पास 2 रुपीस आ गया। हमारे पास फिक्स कॉस्ट क्या है 500। ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या है, ब्रेक इवन यूनिट निकालने का, ब्रेक इवन यूनिट निकालने का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट हमारे पास क्या है 500, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारे पास 2 है, हमारे पास आंसर क्या आ गया 250। ठीक है, हमने यहाँ पर 250 रख दिया। रिक्वायरमेंट ए का आंसर हमारे पास आ गया। ए में रिक्वायरमेंट कोई ठीक है, हमारे पास पहली रिक्वायरमेंट का आंसर आ गया। अच्छा ये आंसर हमारा सही है या नहीं, इसको वेरीफाई करने के लिए हम कंप्यूटेशन कर लेते हैं। हम 250 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी, टोटल सेल हमारे पास आ जाएगी 250 × 3 750। वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट इस लेवल पे क्या आ जाएगी 250 × 1 250। 750 में से हमने 250 माइनस कर दिया, हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन क्या आ गया 500। ठीक है, फिक्स कॉस्ट हमारे पास क्या है, फिक्स कॉस्ट हमारे पास 500 ही है। कंट्रीब्यूशन में से हमने फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी, हमारे पास प्रॉफिट 0 आ गया। इस चीज ने वेरीफाई कर दिया कि हमारी कंप्यूटेशन हमारा आंसर सही आया। ठीक है, अच्छा अब दूसरी रिक्वायरमेंट देखते हैं। दूसरी रिक्वायरमेंट कह रही है कि ब्रेक इवन नंबर ऑफ यूनिट्स कंप्यूट करो अगर फिक्स कॉस्ट में 10% का इजाफा हो जाए। ठीक है, अभी हमारी फिक्स कॉस्ट क्या है 500, 10% इंक्रीज करेंगे तो हमारी फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय 10%, तो 500 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1.1 से तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 550। ये हमारी आ गई रिवाइज्ड फिक्स कॉस्ट। ठीक है, रिवाइज्ड फिक्स कॉस्ट को हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दें तो कंप्यूट करो क्या आंसर आएगा, कैलकुलेटर है आपके पास 275 आएगा। ठीक है, 275 हमारे पास आ गया। 275 को हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया और इस चीज को वेरीफाई करने के लिए कि हमने हमारी कंप्यूटेशन सही है या नहीं, हमने टोटल कंप्यूटेशन कर ली। 275 का हमने सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई किया 825 आ गया। 275 को 1 से मल्टीप्लाई किया वेरिएबल कॉस्ट से, हमारे पास 275 वेरिएबल कॉस्ट आ गई। 825 में से 275 माइनस किया, हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ गया 550 का। 550 ही हमारे पास रिवाइज फिक्स कॉस्ट थी, इसने भी प्रॉफिट को 0 कर दिया। इसका मतलब है कि हमारी कंप्यूटेशन सही है। ठीक है, थर्ड रिक्वायरमेंट क्या कह रही है, थर्ड रिक्वायरमेंट कह रही है कि मुझे टारगेट कंट्रीब्यूशन कमाना है 50 का जब फिक्स कॉस्ट 550 ही रहे। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम डिवाइड करेंगे टारगेट कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। ठीक है, अच्छा 550 हमारी फिक्स कॉस्ट है, 200 का हमें प्रॉफिट कमाना है, तो हमारा टारगेट कंट्रीब्यूशन क्या हो गया 550 + 200 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 550 + 200 750 हमारा टारगेट कंट्रीब्यूशन आ गया। इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या आंसर आया 375। यानी कि हमें 375 यूनिट सेल करने हैं ताकि हम 550 की फिक्स कॉस्ट पे 200 का टारगेट प्रॉफिट कमा सके। हमने डिमांडेड यूनिट्स में 375 प्लेस कर दिया और फिर हमने टोटल की कंप्यूटेशन करके देख ली कि इस पे हमारा आंसर क्या आता है। 375 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1125 हमारी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। 375 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 375 की वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास टारगेट कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 1125 में से 375 माइनस कर दिया 750 हमारे पास टारगेट कंट्रीब्यूशन आ गया।
ठीक है, 750 में से हमने फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया, यानी हमारे टोटल की कैलकुलेशन करके भी हमारे पास टारगेट प्रॉफिट 200 का आ रहा है। इसका मतलब है 375 की जो हमने कैलकुलेशन की है ये सही है। ठीक है, अच्छा फोर्थ रिक्वायरमेंट है, ये कह रही है कि अगर सेलिंग प्राइस ₹4 हो जाए, अच्छा यहाँ पे मैंने दो कॉलम बना लिए क्योंकि सेलिंग प्राइस रिवाइज हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट में एक कॉलम बना दिया रिवाइज प्राइस का, पर यूनिट प्राइस का। ठीक है, टोटल कॉस्ट हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट 550 ही है और हमें टारगेट प्रॉफिट कमाने हैं 200 का। तो पहले तो हम रिवाइज प्राइस पे रिवाइज कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, उसके लिए हमने ये कॉलम बना लिया यहाँ पे रिक्वायरमेंट डी के अंदर। ठीक है, सेलिंग प्राइस 4 है, हमें ये क्वेश्चन बता रहे हैं, रिक्वायरमेंट डी बता रही है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹1 है जो यहाँ पे दिया हुआ था। रिवाइज कंट्रीब्यूशन हमारे पास कितना आ गया, ₹3 आ गया। ठीक है, ₹3 के रिवाइज कंट्रीब्यूशन पर भी हमें 200 का टारगेट प्रॉफिट कमाना है और फिक्स कॉस्ट हमारी 550 ही है। तो इस पे भी हमारा फॉर्मूला क्या होगा, टारगेट कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और यहाँ पे एक चीज चेंज हो जाएगी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टारगेट कंट्रीब्यूशन पर टारगेट कंट्रीब्यूशन तो 750 ही रहेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चेंज हो जाएगा। ठीक है, टारगेट कंट्रीब्यूशन 750 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 250। आंसर हमारे पास आ जाएगा 250। ठीक है, इस 250 को यहाँ पे प्लेस कर दिया और हमने टोटल कैलकुलेशन कर ली। 250 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 1000 की सेल्स आ गई हमारे पास, 250 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 50 की टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई और हमारे पास टारगेट कंट्रीब्यूशन आ गया 750 का। ठीक है, इसमें से हमने फिक्स कॉस्ट को माइनस किया तो हमारे पास 200 का प्रॉफिट आ गया, टारगेट प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि हमारी ये कंप्यूटेशन सही थी। ठीक है, मेरे ख्याल में हम क्लास को कंक्लूड करते हैं, यहाँ पे फ्लोर हो रहा है। ठीक है, आई होप चीजें समझ में आई आपकी और हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास इस पर शेड्यूल होगी।